नमस्कार साथियों, मैं जवाहर राजपुरोहित। आज हम मुलाकात करेंगे भाजपा के प्रदेश सोशल मीडिया संयोजक श्रीमान डॉक्टर जोगिंदर सिंह जी सिल्लोर साहब से। नमस्कार साहब। नमस्कार। आपने अपना कीमती समय हमें दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ दिनों बाद आपका जन्मदिन है, आपके जन्मदिन के उपलक्ष्य में आपको अग्रिम बधाई। धन्यवाद। 26 जून को आप एक भारत माता पूजन रख रहे हैं। उस पूजन की आपकी जो रूपरेखा है, आप अपनी जनता को कुछ बताएंगे उसके बारे में? सबसे पहले तो मैं आपको मीडिया का एक मुख्य आधार स्तंभ होने के नाते आपको बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आपके चैनल को भी शुभकामनाएं देता हूं। मैं मूल रूप से मीडिया का ही छात्र हूं। मेरी जो पढ़ाई हुई है, मैंने मास कम्युनिकेशन में MA किया और फिर मास कम्युनिकेशन में मैंने PhD की। तो मैं जिस क्षेत्र से आता हूं, आप उसी क्षेत्र के हैं, तो उस एक क्षेत्र के होने के नाते भी आपको बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। 26 तारीख को लेकर के जो आपका सवाल है, मेरा ऐसा सोचना है कि भारत गांवों का देश है और भारत की जो थीम है, भारत की जो सोच है, भारत का जो चिंतन है, वो गांवों से निकलता है। जब तक गांव की जनता को हम राष्ट्र के संस्कार और राष्ट्र की मूल संस्कृति से नहीं जोड़ेंगे, तब तक देश का उत्थान संभव नहीं है। मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके इसी क्षेत्र के एक सिल्लोर छोटे से गांव का निवासी हूं और कार्यक्रम क्षेत्रों में बहुत सारे होते हैं, लेकिन सभी युवाओं का आग्रह था कि कोई ऐसा कार्यक्रम हो जिससे आने वाले व्यक्ति कुछ नई सोच लेकर के जाए। तो ये सारा विचार करके हम लोगों ने तय किया कि हम एक भारत माता पूजन कार्यक्रम करेंगे और उस भारत माता पूजन में आने वाले व्यक्ति को ये संदेश जाए। विवेकानंद जी ने एक बार कहा था, हम जब विवेकानंद जी को पढ़ते हैं तो उन्होंने उस समय कहा था कि अगर कुछ समय के लिए हम सारे देवताओं को एक तरफ रख दें और केवल भारत माता की पूजा शुरू कर दें तो ये देश परम वैभव पर चला जाएगा। मुझे लगता है आज हर गांव में ऐसी एक युवाओं की टीम खड़ी होनी चाहिए जिनका एक ही विजन हो कि भारत सर्वश्रेष्ठ हो, राष्ट्र सर्वोपरि हो। इसी धारणा को और इसी भावना को लेकर के ये भारत माता पूजन का कार्यक्रम हमने रखा है। वर्तमान में आप भाजपा के प्रदेश सोशल मीडिया संयोजक हैं। इस पद तक पहुंचने तक का जो आपका सफर रहा, वो कैसा रहा? मेरा ऐसा मानना है कि राजनीति कोई पेशा या स्टेटस नहीं है। राजनीति एक सेवा का माध्यम है। मैं बहुत छोटे से गांव से निकला हूं, सामान्य से परिवार से निकला हूं। मेरे पिताजी एक सरकारी कर्मचारी थे, इसलिए मेरी शिक्षा दीक्षा उनके साथ जहां जहां वो रहे वहां वहां हमारा परिवार उनके साथ रहा और शिक्षा दीक्षा अलग अलग स्थान पर हुई। जालोर में मैं जब 9वीं क्लास में पढ़ता था तब मेरा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखाओं में जाना मैंने शुरू किया और 11वीं में जब मैं आया तो मुझे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़ने का मौका मिला। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन है जो छात्रों के बीच में राष्ट्रवाद को लेकर के काम करता है। और उसके बाद जब मैंने अपना छात्र जीवन का सफर शुरू किया तो नगर मंत्री के बाद में जिला संयोजक के बाद में जिला प्रमुख, फिर जिला प्रमुख, फिर प्रदेश का मंत्री और फिर प्रदेश मंत्री, ऐसी लगभग 13 से 14 जिम्मेदारियां संगठन में मेरे पास में रही। एक कुछ समय के लिए पूर्णकालिक, जो पूरा समय संगठन को देते हैं, ऐसी पूर्णकालिक जिम्मेदारी भी मेरे पास में रही। राजस्थान में विद्यार्थी परिषद का प्रदेश मंत्री के नाते भी मैंने पूरे राजस्थान में घूम करके छात्रों के बीच में काम किया। बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर के एक बड़ा आंदोलन उस समय विद्यार्थी परिषद ने खड़ा किया। उस बांग्लादेशी घुसपैठ आंदोलन का मैं प्रदेश का संयोजक रहा। यूथ अगेंस्ट करप्शन, भ्रष्टाचार को लेकर के एक बड़ा आंदोलन उस समय खड़ा हुआ था। उस यूथ अगेंस्ट करप्शन का भी आंदोलन का नेतृत्व राजस्थान का हमने किया। और उसके बाद में विवेकानंद केंद्र से मैं जुड़ा। कुछ समय तक मैंने विवेकानंद केंद्र में काम किया। इसी बीच में कुछ समय मैंने सेवा कार्यों में भी दिया। कुछ संतों के सानिध्य में रहने का मुझे अवसर मिला। गौ सेवा में मुझे कुछ समय तक काम करने का, रहने का, गौशाला में रहने का भी मुझे अवसर मिला। मेरा शुरू से ये आदत रही है कि कोई ऐसा विषय जिससे समाज को दिशा मिल सकती है उसको समझना चाहिए, उसके साथ जुड़ना चाहिए और वहां से कुछ न कुछ सीख करके समाज को देना चाहिए। तो ऐसे जितने भी प्रकल्प है उसमें मैंने जुड़ा और उस समय कुछ क्षेत्रों में मैंने काम भी किया। विवेकानंद केंद्र में काम करने के बाद में 2012-13 में मैंने भारतीय जनता पार्टी में काम करना शुरू किया। मुझे शुरू में रोजगार प्रकोष्ठ का प्रदेश का सह संयोजक बनाया गया। उसके बाद मुझे एक बड़ी जिम्मेदारी, उस समय नरेंद्र मोदी ऐप करके एक ऐप आया था, उस नरेंद्र मोदी ऐप का मुझे एक प्रदेश का संयोजक बनाया गया कि नरेंद्र मोदी ऐप को डाउनलोड करवाना, पूरे प्रदेश को उससे जोड़ना, नमो ऐप करके। उस नमो ऐप पर काम करते हुए एक बड़ी टीम के साथ मैंने काम किया और मुझे ये बताते हुए आज भी खुशी हो रही है, उस समय पूरे देश में नमो ऐप डाउनलोड में राजस्थान नंबर 1 पर आया।
उसके बाद मुझे कार्यकर्ताओं के नाते युवाओं को पार्टी से जोड़ने के लिए एक नव मतदाता अभियान पार्टी का चलता है, उसकी जिम्मेदारी दी। सभी 200 विधानसभाओं पर मैंने काम किया और जो पार्टी ने काम दिया उसको पूर्ण निष्ठा के साथ में किया। उसके बाद मुझे एक बड़ा काम अमित भाई शाह हमारे उस समय विधानसभा चुनाव से पहले आए थे, उनका एक कार्यक्रम था बहुत बड़ा, युवाओं वाली बात अमित शाह के साथ। उस कार्यक्रम की भी मुझे एक बड़ी जिम्मेदारी पार्टी ने दी। और उसके बाद मुझे युवा मोर्चा में राजस्थान का प्रदेश महामंत्री, ऐसा एक दायित्व पार्टी की तरफ से दिया गया। वर्तमान में मैं जिस दायित्व पर काम कर रहा हूं वो भारतीय जनता पार्टी में सोशल मीडिया एक बड़ा, चूंकि एक टेक्निकली पार्ट है, लेकिन मेरा शुरू से ही आदत रही है कि जहां काम करो वहां नई चीजों को सीखो। तो इस पार्ट पर भी काम करते हुए पार्टी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कैसे मजबूत हो सकती है, तो वर्तमान में मैं भारतीय जनता पार्टी में सोशल मीडिया संयोजक के नाते काम कर रहा हूं। मैं सबसे बड़ा अभिनंदन करता हूं मेरी पार्टी के सभी वरिष्ठ लोगों का और पार्टी के उन पदाधिकारियों का जिन्होंने इस गांव से निकले हुए इस कार्यकर्ता को इस लायक समझा कि वो समाज और देश के इस विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाली विश्व की सबसे बड़ी पार्टी में काम करने का मुझे सौभाग्य मिला। और उन्होंने जो जो जिम्मेदारी दी मैंने पूर्ण समर्पण और निष्ठा के साथ वो निभाई और आज भी पार्टी के लिए पूर्ण निष्ठा से काम कर रहा हूं। सोशल मीडिया तो एक समाज के लिए कहो, राजनीति के लिए कहो, ये एक एडवर्टाइजमेंट का बेस बन गया है। तो इसमें तो आपको और भी सहूलियत मिलती होगी, जो भी काम आपको बढ़ाना है अपनी पार्टी के लिए। तो 2014 में जो चुनाव हुआ उसके बाद से इस देश में सोशल मीडिया क्या है, मुझे लगता है पहले अमेरिकी चुनाव में इसका उपयोग किया और विश्व के कुछ देशों ने इसका उपयोग किया, लेकिन भारत में सोशल मीडिया क्या है और इसका कैसे सदुपयोग किया जाता है, ये बात अगर आम जनता को किसी ने समझाई तो वो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने समझाई। सोशल मीडिया को जन सेवा का माध्यम कैसे बनाया जा सकता है। पहले ये होता था कि सोशल मीडिया पे फोटो डाल दिया, फला जगह पे गए, फला जगह स्वागत हुआ, फला जगह अभिनंदन हुआ। आज सोशल मीडिया का उपयोग हो रहा है कि जनता के मुद्दों को जनता के बीच में कैसे ले जाना, और राजनीति का सबसे बड़ा जो मूल जो आधार है वो आज सोशल मीडिया बना हुआ है। मेरा सौभाग्य है कि पार्टी ने एक महत्वपूर्ण काम जो है वो मुझे सौंपा है और मुझे लगता है कि आज भी राजस्थान भारतीय जनता पार्टी जिन जिन क्षेत्रों में काम कर रही है वहां सोशल मीडिया के माध्यम से पार्टी को मजबूती मिल रही है और आगे भी मेरा यह प्रयास रहेगा कि पार्टी की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर और मजबूती से खड़ी हो। पिछले 2-3 साल से सिवाना विधानसभा बहुत सक्रिय है, तो सिवाना के लिए आपका विजन क्या है? देखिए, जन्मभूमि को रामायण में भी कहा गया है कि स्वर्ग से भी बढ़कर के होती है और जन्मभूमि से सबको प्रेम होता है। चूंकि मैं छात्र जीवन में बाहर मैंने सभी क्षेत्र में काम किया और मैं राजस्थान भर में घूमा हूं, लेकिन फिर कहीं ना कहीं मन से एक आवाज निकलती है कि आखिर जन्मभूमि भी तो अपनी है। तो मुझे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं इस क्षेत्र में जहां मैंने जन्म लिया है, जहां मैं बड़ा हुआ हूं, जहां एक परिवार के संस्कार, एक पीढ़ी के संस्कार, एक समाज के संस्कार, वो सारी लोग और वो सारी पीढ़ियां एक आशा की दृष्टि से देखती है। क्योंकि जब व्यक्ति किसी क्षेत्र में काम करना शुरू करता है तो समाज भी देखता है और उनकी आने वाली यूथ पीढ़ी भी देखती है कि कहीं ना कहीं इसका उपयोग और इसका सही सदुपयोग समाज के लिए, देश के लिए होना चाहिए। ये सोच करके अभी 2-3 सालों में मैंने ये तय किया है कि मैं अपने क्षेत्र में जो लोग काम कर रहे हैं, वो किसी भी क्षेत्र में कर रहे हैं, राजनीति में कर रहे हैं, सामाजिक में कर रहे हैं और भी व्यापारिक क्षेत्र में कर रहे हैं, उन सब लोगों के लिए कहीं कुछ न कुछ काम करूं, उनके साथ मिलकर के आगे बढ़ूं, उनके विजन को समझूं और मेरे जो सहयोग उनको हो सकता है उनके साथ मिलकर के इस क्षेत्र के विकास में मेरी कैसे सहभागिता हो सकती है, ये सोच करके मैं पिछले 2-3 साल से काम कर रहा हूं। कोई बड़ा मनसा, कोई बड़ा विजन या कोई बड़ा निर्णय नहीं हो सकता इसके लिए, केवल एक ही है, क्षेत्र का विकास हो और क्षेत्र के लोगों का जो विकास हो सकता है उसमें मेरी सहभागिता कैसे हो सकती है। सरकार और जनता के बीच में आप एक कनेक्टिविटी के रूप में बनना चाहते हैं? जी बिल्कुल। विधानसभा चुनाव 2023, मोदी हमारे प्रधानमंत्री हैं, तो उनकी नीति रही है हमेशा के राजनीति के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा युवा लोग आए, तो उसी बेस पे आपका नाम ज़्यादा उम्मीदवार के रूप में ज़्यादा बाहर आ रहा है, तो क्या पार्टी आपको टिकट का मौका देगी? देखिए, राजनीति में 2 पार्ट होते हैं, एक सत्ता और एक संगठन। मैं शुरू से संगठन के साथ काम करता हूं। एक दूसरा पार्ट है सत्ता। मैं आज भी संगठन में काम करने में ज़्यादा खुश हूं और रही बात टिकट की, वो सारी चीज़ें भविष्य के गर्त में छुपी हुई है। पार्टी जो भी जिम्मेदारी देती है उसको पूर्ण निष्ठा के साथ में पूरी करने का मेरा प्रयास रहता है और इस क्षेत्र में मैं लगातार सक्रिय रह करके जनता के बीच में जाता हूं और जनता की दुख दर्दों को सुनता हूं और मेरा जो प्रयास रहता है, निश्चित तौर पर कुछ ही दिनों बाद हमारी सरकार बनने वाली है
तो सरकार बनने के बाद में मैं सरकार और इस जनता के बीच की कड़ी बनूं, इसके लिए जरूरी नहीं है कि आपको टिकट मिले या आप कुछ बनो, लेकिन किस प्रकार एक मीडिएटर की भूमिका में आकर के मैं आम जनता के कामों को कर सकता हूं, इसके लिए मैं प्रयासरत हूं और आगे भी प्रयासरत रहूंगा। राजस्थान की राजनीति में एक पैटर्न बन गया है कि जब भी सरकारें बनती है तो एक बार बीजेपी की सरकार आती है, एक बार कांग्रेस की सरकार आती है। तो क्या जनता दोनों पार्टियों को समझ नहीं पा रही है या फिर कोई तीसरा मोर्चा ही ढूंढ रही है? नहीं, इस सवाल का जवाब अगली बार आपको मिल जाएगा। जो ये कहते हैं कि कांग्रेस रिपीट होती है, मैं आपको कह रहा हूं कांग्रेस रिपीट नहीं होगी, ये परमानेंटली डिलीट हो जाएगी। इसलिए पहले जो हुआ वो सारी चीजें छोड़ दीजिए। मोदी जी के आने के बाद में जो जो परिवर्तन हुए, इन 9 सालों में जो मोदी जी ने काम किए हैं, उन सब कामों को लेकर के, उस कामों को लेकर के अभी हमारी एक प्रदेश की टोली बनी है 9 लोगों की। मेरा सौभाग्य है कि उस टोली में भी मुझे काम करने का पार्टी ने अवसर दिया है। तो मैं कह रहा हूं कि उन कामों को लेकर के हम जनता के बीच में जा रहे हैं, और अब आने वाले समय में जो भाजपा की राजस्थान में सरकार बनेगी, मैं आपको दावे के साथ कहता हूं वो परमानेंटली सरकार चलने वाली है। अब ये 5 साल इधर 5 साल उधर वाला खेल जनता समझ चुकी है। उनको समझ में आ गया है कि कांग्रेस से न तो व्यक्ति का भला हो सकता है, न समाज का भला हो सकता है, न देश का भला हो सकता है। इसलिए अब आने वाले समय में परमानेंट भारतीय जनता पार्टी ही काम करेगी क्षेत्र में। 200 सीटों में से आप कितनी सीटों की आशा रखते हैं? मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हम 150 से अधिक सीटें जीतेंगे, और हमारा जो विजन है उस विजन को पार करते हुए मैं ये दावा कर सकता हूं कि हम 170-180 सीटों को जीत करके पूर्ण बहुमत के साथ में एक मजबूत सरकार राजस्थान में खड़ी करेंगे। आपके कहे अनुसार तो भाई कांग्रेस विपक्ष में भी नहीं रह पाएगी। विपक्ष में कांग्रेस न तो पूरे देश में रही है और न आने वाले समय में राजस्थान में रह सकती है। ये मेरा पूर्ण रूप से आपको विश्वास दिला रहा हूं कि राजस्थान में कांग्रेस की अंतिम सरकार है। अब तक जितनी भी सरकारें बनी है, कोई भी पार्टी की बनी हो, भाजपा हो, कांग्रेस हो, लेकिन गुजरात के मुकाबले इतना विकास नहीं कर पा रही है। तो राजस्थान के अंदर गुजरात के मुकाबले विकास कम क्यों है? आपका सवाल बहुत सटीक है। अभी पूरा देश विपर्जॉय करके एक बड़े तूफान को झेला है देश ने। मैं कल परसों इसका स्टडी कर रहा था। जितना भयंकर तूफान गुजरात में आया उसका 50% भी राजस्थान में नहीं पहुंचा। सही बात। लेकिन जब मैंने गुजरात का स्टडी की तो गुजरात में जितना नुकसान नहीं हुआ उससे 10 गुना ज्यादा नुकसान राजस्थान में हुआ। लगभग मुझे लगता है 5 से 7 मौतें हो गई, और बहुत बड़ा नुकसान किसानों का हुआ। और उसका पीछे का कारण यह कि आपकी जब रणनीति और आपकी जब सरकार कमजोर होती है तो उसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ता है। गुजरात में जनहितों को समझने वाली भाजपा की सरकार है जो पिछले लंबे समय से काम कर रही है। एक बड़े तूफान को, मैं ज्यादा लंबा पीछे भी नहीं जाऊंगा, इस अभी जो 3 दिन का घटनाक्रम हुआ है उसमें भी उस सरकार ने आम जन के हितों का ध्यान रखा। लेकिन राजस्थान की घटना में आपको बताऊं, हमारे मुख्यमंत्री कल हमारे आसपास के जिलों में ही थे। वहां के सांसद जब उनसे मिलने गए 3 घंटे तक वो अंदर आराम करते रहे, उन्होंने समय तक नहीं दिया। ये जिस प्रकार का विजन लेकर के चल रहे हैं वो जनहित के विजन नहीं है। और मैं ये दावे के साथ में कह रहा हूं, अगर हमारा विजन क्लियर होगा, अगर हमारे मन मस्तिष्क में जनता की भलाई होगी तो दुनिया की कोई ताकत हमको हटा नहीं सकती। इसी नीतियों की वजह से कांग्रेस देश से खत्म हुई है और अब राजस्थान से भी खत्म होगी। आपके कहने का मतलब कि कांग्रेस अपनी मौज में रह रही है? बिल्कुल, इसमें कोई पूछने की जरूरत ही नहीं है। वो एक व्यक्ति और परिवार की पार्टी है, लोकतांत्रिक पार्टी नहीं है। वहां निर्णय एक परिवार करता है, एक व्यक्ति करता है। और ऐसी पार्टी जिसका विजन क्लियर नहीं हो, ऐसी पार्टी जिसके नेता क्या बोल रहे हैं वो क्लियर नहीं हो। अब कल परसों कल का स्टेटमेंट आपने जयराम रमेश का देखा, गीता प्रेस पर भी उन्होंने सवाल खड़े कर दिए। ताज्जुब हो रहा है, वो गीता प्रेस पे सवाल खड़े कर रहे हैं। धारा 370 हट गई तो हम आएंगे तो वापस ले आएंगे। 3 तलाक के कानून के खिलाफ आप खड़े हो जाते हो। आप भाजपा का विरोध करते करते देश का विरोध करने लग जाते हो। दुख इस बात का है कि आप पार्टी का विरोध नहीं कर रहे हो, आप भाजपा का विरोध करते करते राष्ट्र विरोधी बन जाते हो। यह सबसे बड़े दुख का कारण है और यही कांग्रेस के पतन का कारण है। भाजपा हाईकमान अगर आपको टिकट ऑफर करती है तो आपके मुद्दे क्या क्या होंगे सिवाना विधानसभा के लिए? विधानसभा चुनाव और टिकट, इस विषय पर न तो मैंने कभी सोचा है न मैं इस विषय पर सोचूंगा, क्योंकि मैं संगठन का कार्यकर्ता हूं। लेकिन मैं ये आपको दावे के साथ कह रहा हूं, चुनाव लड़े नहीं लड़े, संगठन का काम करते हुए इस क्षेत्र का एक सबसे बड़ा मुद्दा है पानी की समस्या। मुझे बहुत पीड़ा होती है, मैं इस पूरे क्षेत्र में घुमा हूं। आज़ादी के 75 साल बाद भी आज अगर हमारे किसी व्यक्ति को पानी पीने के लिए भी गांव गांव दर दर भटकना पड़ता है कि उसको पीने का पानी नहीं मिल रहा है, तो मुझे लगता है कि इस क्षेत्र के सारे जनप्रतिनिधियों पे सवाल खड़ा करता है।
और सारे जनप्रतिनिधियों की कमजोर और उदासीन मानसिकता का प्रतीक है कि 75 साल होने के बाद भी आजादी के हम अपने क्षेत्र के लोगों को पीने का पानी उपलब्ध नहीं करवा पा रहे हैं। अभी पिछले दिनों मैं जिन कार्यक्रमों में गया, मैंने मंच पर सरेआम सबके सामने कहा, मैंने कहा ये हमारी नेताओं की सबसे बड़ी कमजोरी है। मेरा सबसे बड़ा उद्देश्य यही है कि सबसे पहला काम है आम जन को पानी उपलब्ध करवाना। मैं कुछ दिनों से स्टडी भी कर रहा हूं। मैं इसमें जल संसाधन में जो लोग काम कर रहे हैं इन सब लोगों से मिला भी हूं, अधिकारियों से भी मिला हूं। पाइपलाइन की समस्याओं के बारे में देखा, मैंने पढ़ा सुना और उसके बारे में मैंने स्टडी की। एक वाकली बांध आता है, हमारा जालोर से जुड़ा हुआ क्षेत्र है। उस वाकली बांध से जुड़ता हुआ हमारा मजल से लेकर के और ये अर्थंडी, रातड़ी, इधर सांवड़ा तक का पूरा क्षेत्र उससे लगता है। उस पे सरकार ने पिछले दिनों कुछ योजना बनाई भी थी भाजपा सरकार में। मेरा यह प्रयास है कि कुछ क्षेत्र को उस बांध से सिंचित किया जा सकता है और वहां पीने का पानी मिल सकता है। इधर का जितना क्षेत्र ये पहाड़ी एरिया है उसमें छोटे छोटे बांध बना करके, देखिए दुनिया में कोई भी समस्या ऐसी नहीं जिसका हल नहीं हो सकता। आपके मन का विजन होना चाहिए कि मुझे इस समस्या का सॉल्यूशन निकालना है। तो सबसे बड़ी क्षेत्र की समस्या है पीने का पानी। मेरा एकमात्र उद्देश्य है, और मैं आपके इस इंटरव्यू के माध्यम से सारे जनप्रतिनिधियों भी कह देना चाहता हूं, एक बड़ा आंदोलन भी खड़ा करना पड़ा तो मैं करूंगा, क्योंकि मेरा आना, और मैं छात्र राजनीति से निकला हूं, बहुत सारे आंदोलनों में सहभागी रहा हूं, नेतृत्व किया है। तो इस जल को लेकर के आगामी दिनों में बड़ा कोई आंदोलन करना पड़ा तो भी हम करेंगे। लेकिन मेरा यही उद्देश्य है कि पानी की जो समस्या है सबसे पहले वो हल हो, हर घर को पीने का पानी मिले, हर घर को जल मिले। वैसे हमारे गजेंद्र सिंह जी जो केंद्रीय मंत्री है उनके नेतृत्व में हर घर को नल योजना को प्रधानमंत्री जी पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन फिर भी आने वाले दिनों में पहली प्राथमिकता तो ये है, दूसरी प्राथमिकता चिकित्सा और शिक्षा। आज भी जब कोई छोटा सा एक्सीडेंट होता है तो हम सिवाना हॉस्पिटल में जाते हैं तो कहीं डॉक्टर नहीं मिलता है, कंपाउंडर नहीं मिलता है, फिर हमको बालोतरा जाना पड़ता है, फिर हमको जोधपुर जाना पड़ता है। ये सबसे बड़ी सुविधा जो यहाँ पर होनी चाहिए चिकित्सा की, उसमें हम बहुत पीछे हैं अभी। मेरा ये भी एक उद्देश्य है कि इस क्षेत्र में एक चिकित्सा का बड़ा हॉस्पिटल हो जहां सर्व सुविधा युक्त सारी व्यवस्थाएं हो और सारे डॉक्टर्स हो हर क्षेत्र के, जिससे आम जन को तुरंत सुविधा मिले। तीसरा एक बड़ा मुद्दा है शिक्षा। आदमी शिक्षित नहीं होगा तो वो कैसे अपने जीवन की जीविकोपार्जन को चलाएगा। मेरा मैं अलग अलग क्षेत्रों में काम करते हुए बहुत सारी चीजें मेरे दिमाग में चलती हैं। मैंने एक सोच रखा है कि क्यों नहीं 20-30 किलोमीटर के दायरे में जो गांव आते हैं उनको मिलाकर के एक केंद्र स्थापित किया जाए, जहां पर कंप्यूटर पढ़ाने के लिए 10 कंप्यूटर लगा करके कंप्यूटर शिक्षक को रखा जाए, जहां एक छोटी सी लाइब्रेरी बना करके कंपटीशन एग्जाम करने वाले और इस क्षेत्र में रहने वाले लोग वहां पढ़ाई करें, और वहां पर कुछ युवाओं को बैठने की, युवाओं के पढ़ने की, युवाओं की कंपटीशन एग्जाम की एक ऐसा सेंटर डेवलप हो। हम इस पूरे विधानसभा में अगर प्रयास करें तो ऐसे 5-7 अच्छे छोटे छोटे सेंटर डेवलप कर सकते हैं, जहां हमारे बच्चे पढ़ करके तैयारी करके और अच्छी क्षेत्रीय परीक्षाएं जो होती है, आरपीएससी जो परीक्षाएं करवाती है, उन सब भर्तियों में हमारे टॉप अभी निकल भी रहे हैं। आगे भी हमारे यहाँ के युवा बहुत मेहनती है। मेरा प्रयास ये रहेगा कि सबसे पहला पानी का मुद्दा, दूसरा चिकित्सा का मुद्दा, तीसरा शिक्षा का मुद्दा, सड़क और बिजली, ये तो प्राथमिकता हमेशा रही है और रहेगी, राजनीति में भी रहेगी, आगे भी हम इस क्षेत्र में काम करेंगे। लेकिन 3 महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, पीने का पानी सबको मिले, चिकित्सा की अच्छी सुविधा सबको मिले, और शिक्षा क्षेत्र में जिन स्कूलों की घोषणा आपने कर दी, मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हमने बहुत स्कूलें खोल दी, हमने बहुत सारी कॉलेजें खोल दी। केवल ढांचा खड़ा करने से आप विकास नहीं कर सकते। आपने स्कूलें खोल दी लेकिन स्कूलों में शिक्षक नहीं है तो वो स्कूलें क्या करेगी। तो वहां पर पर्याप्त रूप में शिक्षक पहुंचे, कॉलेज में पर्याप्त रूप में शिक्षक रहे और शिक्षा के छोटे छोटे केंद्र गांवों में डेवलप हो। ये एक मेरा उद्देश्य है कि ऐसा एक विजन लेकर के मैं काम करना चाहता हूं। आपने एक बताया कि भाई आप एक लाइब्रेरी बनाना चाहते हैं, भाई 20 किलोमीटर के दायरे में। एक सरकार की वर्षों से एक योजनाएं चलती है कि हर स्कूल में एक लाइब्रेरी है। ऐसी योजना है नहीं, ऐसी योजनाएं हमेशा होती है हर सरकार में, लेकिन लाइब्रेरी के नाम पे ना तो कोई रूम है ना कोई पुस्तकें हैं। क्यों ना उसी योजना के तहत हर स्कूल के अंदर एक रूम लाइब्रेरी के लिए फिक्स कर दिया जाए और उसके अंदर बुक्स की सुविधा कर दी जाए। विकास के लिए 2 पार्ट होते हैं, एक आम जनता होती है और एक सरकार होती है। कुछ चीज़ें ऐसी है जो सरकार के उसकी सोच पे डिपेंड करती है। आप सही कह रहे हैं, आपका एकदम रिसर्च भी आपका अच्छा है कि सरकार की योजनाएं भी है, ऐसा व्यवस्था होनी भी चाहिए। लेकिन जिस सरकार ने ये तय कर रखा है तो मुझे तो केवल अपना घर भरना है और मुझे जनता से कोई लेना देना नहीं है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ जब भाजपा की सरकार बनेगी तो आपने जिस विषय को लिया है
उस विषय को हर स्कूल में हम डेवलप करेंगे, एक अच्छी लाइब्रेरी। लेकिन मेरा एक विजन ये भी है कि गांवों में कुछ ऐसे जगह भी चिन्हित किए जाए जहां पर स्कूल टाइम के बाद जो कंपटीशन एग्जाम वाले बच्चे हैं वो बैठ करके तैयारी कर सके, पढ़ाई कर सके, उनको कुछ व्यवस्थाएं मिले। जहां आज कोई आरएस की तैयारी कर रहा है, कोई आईएएस की तैयारी कर रहा है, कोई टीचर्स की तैयारी कर रहा है, तो जो स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे वो वहां बैठ करके तैयारी करें और गाँवों के जो क्षेत्र है, जो प्रतिभाएं हैं, वो एक स्थान ऐसा डेवलप हो गाँव के और हम सब लोगों के मिलकर के उस स्थान को डेवलप करें जहां उन लोगों को शिक्षा ग्रहण करने की एक सुविधा हो। हाल ही भाजपा हाईकमान ने प्रदेश का अध्यक्ष बदला है। पहले सतीश जी पूनिया थे, अब सीपी जोशी हो गए। तो क्या आपका भी जो पद है उसमें परिवर्तन होगा? राजनीति में, भारतीय जनता पार्टी में वैसे पद नहीं होता है, एक दायित्व होता है और राजनीति में कोई भी दायित्व स्थायी नहीं होता है। ये जो प्रोसेस होता है वो हमारे पूर्व जो अध्यक्ष रहे उनका कार्यकाल पूरा हुआ, एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है भारतीय जनता पार्टी में। भारतीय जनता पार्टी में ये नहीं है कि 10 जनपद से जिसने कह दिया वो अध्यक्ष बन गया या वहां से जो आदेश निकल गया वो पूरी पार्टी को मानना है। भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक तरीके से काम करती है और उस लोकतांत्रिक प्रक्रिया में पद बदलना एक सामान्य प्रक्रिया है, दायित्व बदलता है वो एक सामान्य प्रक्रिया है। पार्टी जो भी जिम्मेदारी जिसको देती है, प्रत्येक कार्यकर्ता उस जिम्मेदारी का निर्वहन ईमानदारी से, निष्ठा से और समर्पण भाव से करते हैं। मैं जिस दायित्व पर काम कर रहा हूं ये दायित्व भी स्थायी नहीं है। हो सकता है अभी आपसे मैं चर्चा कर रहा हूं और यहां से बाहर निकलूं तो मुझे कोई और काम दे दिया जाए। हो सकता है पार्टी को लगे कि किसी और को जिम्मेदारी देनी है तो पार्टी कहीं भी काम दे सकती है। लेकिन कार्यकर्ता के नाते जनता के बीच में काम करना ये भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता का विजन है। हम मिलकर के समाज और राष्ट्र को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। पार्टी की विचार राष्ट्रवादी विचारधारा है, इसलिए मेरा सौभाग्य कि मैंने अपने जीवन काल में भारतीय जनता पार्टी से जुड़ करके मेरा जितना समय भारतीय जनता पार्टी को मैं दे सकता हूं मैं देता हूं और जो भी जिम्मेदारी पार्टी देगी उसको पूर्ण ईमानदारी से, निष्ठा से, समर्पण से पूर्ण करूंगा। 2023 विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, भाजपा किसके नेतृत्व में ये चुनाव लड़ेगी या यूपी की तर्ज पर कोई योगी आएगा या कोई और चेहरा रहेगा? देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि भारतीय जनता पार्टी का एक ही चेहरा है और वो चेहरा है कमल का फूल। भारतीय जनता पार्टी का एक ही सिद्धांत है, वो सिद्धांत है राष्ट्र प्रथम राष्ट्र सर्वोपरि। भारतीय जनता पार्टी का एक ही नियम है, वो नियम है आम जन की भलाई। और जो मोदी जी ने विजन दिया हम सबको, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इन विषयों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी। चेहरा हमारा कमल का फूल है और जो भी तय करना है वो भारतीय जनता पार्टी का जो पार्लियामेंट्री बोर्ड होता है, जहां सर्वसहमति और सर्वसम्मति से निर्णय होता है, वो मिलकर के जो भी तय करेंगे। पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता, बूथ का कार्यकर्ता, शक्ति केंद्र का कार्यकर्ता, मंडल का कार्यकर्ता, जिले का कार्यकर्ता, प्रदेश का कार्यकर्ता, सब लोग जी जान से लग करके हमारे लिए एक ही सामने होता है, वो होता है कमल का फूल। उसको जीत दिलाना और कमल के फूल को जिता करके राष्ट्रवाद विचारों को प्रबलता से, मजबूती से खड़ा करना। यानी कि अभी तक भाजपा हाईकमान ने कोई ऐसा चेहरा तय नहीं किया है कि भाई ये मुख्यमंत्री के रूप में दिखेंगे। जवाहर जी, मैं एक सामान्य सा कार्यकर्ता हूं। ये इतना बड़ा विषय आपने रखा है, मैं इस विषय पर नहीं जाना चाहूँगा क्योंकि ये हम जैसे कार्यकर्ताओं का विषय नहीं है। जिनको इसकी चिंता करनी है वो मुख्य रूप से जो लोग इसकी चिंता कर रहे हैं, आने वाले दिनों में सारी चीज़ें आपके सामने आएगी। लेकिन दावे के साथ कह रहा हूँ, हमारा मूल उद्देश्य कमल का फूल विजयी होना चाहिए, भाजपा मजबूत होनी चाहिए। कांग्रेस वाले तो कह रहे हैं कि भाई आप चुनाव सिर्फ मोदी जी के दम पे लड़ रहे हो, आप बता रहे हो कमल का फूल आपका चेहरा है। कांग्रेस कौन है, मैं तो ये समझ नहीं पाया हूँ। वो लोग जो बोल रहे हैं उनको मैं कहना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी हमारे सम्मानीय प्रधानमंत्री हैं, यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, जिनके नेतृत्व में भारत ने जितना काम पिछले 70 साल में नहीं हुआ वो इन 9 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ना मेरे जैसे कार्यकर्ता के लिए गर्व और गौरव की बात है। क्योंकि हम लोग जो है ना, कोई पप्पू के नेतृत्व में चुनाव नहीं लड़ रहे, हम लोग विश्व के सबसे बड़े नेता के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। अगर उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ना है तो मुझे लगता है कि इससे बड़ा मेरे लिए कोई सौभाग्य की बात नहीं हो सकती। भाजपा के पास पहले बहुत बड़े बड़े मुद्दे थे, जैसे 370, राम मंदिर, 3 तलाक, ये मुद्दे तो अब खत्म हो चुके हैं। तो अब ऐसे कौन सा बड़ा मुद्दा है जिसके दम पर भाजपा भी चुनाव लड़ने जा रही है? भाजपा मुद्दों आधारित पे चुनाव लड़ती नहीं है, भाजपा विचार आधारित पार्टी है और विचारों की मजबूती के लिए काम करती है। समय कालखंड के साथ में मुद्दे साथ में जुड़ते जाते हैं। देश का हालात, देश की परिस्थिति, देश की वर्तमान स्थिति को लेकर के जब इन मुद्दों की आवश्यकता थी तो आप कभी भी स्टडी करेंगे तो आप ये पाएंगे, जिस दिन भाजपा का गठन हुआ था जनसंघ से लेकर आज तक, जिन मुद्दों को पहले दिन उन्होंने अपने उस घोषणा पत्र में रखा था, आज उन सब मुद्दों का सॉल्यूशन भाजपा ने किया है।
राजनीति में बहुत कम ऐसे उदाहरण आपको देश और दुनिया में देखने को मिलेंगे कि किसी पार्टी ने किसी विषय को लिया हाथ में और उसको अंतिम समय तक उस विषय को रखा और उसको ले गए। देश और दुनिया पूछती थी, ये कांग्रेस के लोग पूछते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं देंगे। उन्होंने कहा धारा 370, देश में कहा गया ये कि धारा 370 अगर खत्म कर दी तो कोई तिरंगे को उठाने वाला नहीं मिलेगा। मैं कह रहा हूं सारे मुद्दों का हल भाजपा ने किया, मजबूती के साथ में किया, और आने वाले समय में मैंने कहा ना, हमारा एक ही नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। इस नारे के साथ में जो जो विषय देश हित से जुड़े होंगे उसके लिए भाजपा काम करेगी। अब जैसे एग्जाम हो रहे हैं, रीट के एग्जाम हुए, सेकंड ग्रेड के एग्जाम हुए, और या फिर कोई अन्य कोई भर्तियों के एग्जाम हुए, सबके पेपर लीक हो रहे हैं, तो उससे कांग्रेस के साथ में युवा रोष में है, तो इन जो नाराज युवा हैं इनको क्या भाजपा साथ में ले पाएगी? जवाहर जी, आप मुझे सिवाना से सीधा नाथी के बाड़े में लेके चले गए। मुझे लगता है कि राजस्थान के युवाओं का इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता। जिस परीक्षा को दी उस परीक्षा का पेपर आउट हुआ, और इससे भी घृणित और शर्मनाक बात राजनीति में इससे क्या हो सकती है कि सरकार का सबसे बड़ा केंद्र जो इस परीक्षा को आयोजित करता है, उस केंद्र के लोग भी इस परीक्षा के पेपर आउट करने में शामिल हुए। कांग्रेस के इतिहास में इससे कोई घृणित और इससे कोई निंदनीय काम नहीं हो सकता। एक पिता जो किसान होता है, वो अपनी खेती करके अपने बच्चों को पालता है, वह बड़ी मेहनत करके उनका एक बेटा जयपुर जाके तैयारी करता है। आप उस पिता से पूछो कि उनके अरमानों को जो गला घोंटा गया है, उनके सपनों को जो मारा गया है, वो कैसे भूल सकता है। और पूरे प्रदेश के युवाओं में जबरदस्त आक्रोश है। भारतीय जनता पार्टी ने युवा मोर्चा के नेतृत्व में एक बड़ा आंदोलन रीट में चीट को लेकर के, पेपर आउट को लेकर के एक बड़ा आंदोलन प्रदेश में चलाया है। आज भी हमारे जो बड़े मुद्दे हैं सरकार को लेकर के, उन बड़े मुद्दों में प्राथमिकता से हम पेपर आउट मुद्दा को रख रहे हैं। तो ये जो विषय हुआ है उससे पूरा युवा आक्रोशित है, और वो सारा युवा भाजपा के साथ खड़ा है। आने वाले दिनों में कांग्रेस के पतन होने में एक बड़ा मुद्दा ये पेपर आउट भी रहेगा। जब चुनाव नजदीक आते हैं तो सभी पार्टियां जो टिकट वितरण करती है, तो एक जाति का बाहुल्य देख के समीकरण बिठाती है और फिर टिकट वितरण किया जाता है। तो ये टिकट वितरण क्या योग्यता के आधार पर नहीं हो सकता? शायद हम लोग थोड़ा सा अध्ययन करेंगे तो ये समझ पाएंगे। जब से देश में नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी है, आप सोच सकते हैं कि शायद मुझे जानकारी नहीं है कि कौन सा मंत्री किस जाति से आता है। हो सकता है पहले राजनीति में जातियाँ बाहुल्य रही होगी, लेकिन जब आप गुजरात की स्टडी करेंगे, आप उत्तर प्रदेश की स्टडी करेंगे, तो हमने वहाँ पर कहीं पर भी जाति को प्रधानता नहीं दी है। हमने उस क्षेत्र में योग्यता को आगे रखा है। हमारी जो सरकारें बनी हैं, उन सरकारों में कहीं न कहीं एक सामाजिक प्रक्रिया है कि कहीं न कहीं थोड़ा बहुत उसमें असर हो सकता है उसका, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी की जहाँ जहाँ सरकारें हैं, उन सब सरकारों की जब आप स्टडी करेंगे तो वह राजनीति में जो सबसे सरल, सबसे सहज, सबसे ईमानदार, जिसकी अच्छी पकड़ हो, जिसको आम जन में जिसकी अच्छी पैठ हो और जो जनहितों के लिए काम करता है, उन कैंडिडेट को टिकट मिला और वो सारे कैंडिडेट जीते हैं। आज मुझे भी नहीं पता है कि हमारी जो केंद्रीय कमेटी है या हमारी जो केंद्र के मंत्री है उसमें कौन किस जाति से आता है। मैं केवल इतना जानता हूं कि आज मोदी जी के मंत्रिमंडल में जितने भी स्टार हैं वो सब अपने अपने क्षेत्र के माहिर लोग हैं। तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि अब वो समय चला गया, अब योग्यता के आधार पर व्यक्ति को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। तो फिर सिवाना के अंदर 15 साल से बीजेपी है, बीजेपी का राज समझो आप, तो सिवाना का इतना भला क्यों नहीं हो पा रहा है? भाजपा विकास कर रही है क्या इसमें? नहीं, लगातार 15 साल से बीजेपी को सरकार नहीं है हमारी राज्य में, इसका एक बड़ा प्रभाव पड़ता है। दूसरा, मेरा ये मानना है कि हम लोगों ने बीजेपी की जो पिछली सरकार थी उसमें जिन मुद्दों का हल कर सकते थे उन सबके हमने प्रयास भी किए थे, लेकिन जैसे ही सरकार बदली, बाड़मेर जैसलमेर में हमारे एकमात्र विधायक है पूरी लोकसभा में, श्रीमान हमीर सिंह जी भायल। हमीर सिंह जी भायल पूर्ण स्फूर्ति के साथ में काम करते हुए आम जन के बीच में रहते हैं, लेकिन सरकार कोई भी उनका काम इसलिए नहीं होने देती है कि कहीं इसका लाभ भाजपा को नहीं मिल जाए। इसलिए बहुत सारे कामों में रोड़ा अटकाती है सरकार, और कांग्रेस की नीति रही है कि जनता के काम अगर हो गए तो जनता आगे बढ़ जाएगी, तो हो सकता है सरकार में हमको मौका नहीं मिलेगा। इसलिए आम जनता जो है वो ऑफिसों के चक्कर काटती रहे और आम जन नेताओं के पीछे घूमती रहे। मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं
कि जो काम भारतीय जनता पार्टी ने पिछली सरकार में किए थे वो काम वहां के वहां अटके हुए पड़े, भले वो जल का विषय हो, भले वो चिकित्सा का हो, भले वो शिक्षा का हो, उसमें 10% भी आगे बढ़ करके काम कांग्रेस ने नहीं किया है। लेकिन अभी जब भाजपा की सरकार आएगी, आने वाले 5 साल में कांग्रेस का तो पतन निश्चित ही है, लेकिन भाजपा के नेतृत्व में सिवाना का बड़ा विकास होगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। योगी जी हमेशा जन सूचनाओं के लिए या उनकी शिकायतें सुनने के लिए एक दरबार रखते हैं, तो आप जब भी विधायक बनेंगे तो क्या आप भी ऐसे दरबार रखेंगे जिसमें लोगों की आप शिकायतें सुन सके? राजनीति में सबका अपना एक पैटर्न होता है और काम करने का अपना एक तरीका होता है। उद्देश्य क्या है वो सबसे बड़ी चीज है। आपका मूल उद्देश्य क्या है? आप जनता के बीच में जाओ या जनता को दरबार में बुलाओ या जनता के साथ बैठो, मेरा ऐसा मानना है कि सबकी अपनी अपनी प्रक्रिया है। मैं जनता के बीच में घूमना पसंद करता हूं, लोगों के बीच में रहना पसंद करता हूं, ताकि वहां बैठ करके उनके साथ भोजन करके उनकी आम जन की समस्याओं को समझ सके। तो वैसे मेरा ऐसा कोई विजन नहीं है जितना बड़ा आप सोच रहे हैं। मेरा केवल इतना ही उद्देश्य है कि आम जन की समस्याओं के लिए कैसे मैं लड़ सकूं, आम जनता के बीच में रह करके उनका कैसे सहयोगी बन सकूं, और जो इस क्षेत्र की समस्याएं हैं उन समस्याओं को लड़ते हुए उनका सॉल्यूशन कैसे हो सकता है, वो सारे विषय को लेकर के मैं आगे भी काम करूंगा और आज भी कर रहा हूं। आपने मैं इतना समय दिया, कीमती समय निकाल कर दिया। आपका बहुत बिजी शेड्यूल रहता है आजकल, ये प्रोग्राम भी चल रहा, तो उसको लेकर भी अभी जो हमारे जो कार्यक्रम चल रहे हैं, अभी एक और विषय, बड़ा विषय जो है मैं आपको बताना चाहता हूं कि रोजगार इस क्षेत्र में बहुत जरूरी है। इस विषय को हम लोग काफी लंबे समय से देख रहे हैं। मैं एक छोटी सी बात आपको बताता हूं। इस सिवाना क्षेत्र में रोजगार के बहुत ऐसे क्षेत्र है जहां से रोजगार की बहु मात्रा में रोजगार उत्पन्न हो सकते हैं। मैं आपको छोटी छोटी बातें बताता हूं। अनार की बहुत बड़ी खेती होती है यहाँ पे। हम अगर एक प्लानिंग करके अगर अनार खेती का एक बड़ा प्रोडक्शन का एक यूनिट यहां पर स्थापित करें, मुझे लगता है हजारों लोगों को उसमें रोजगार मिलेगा। मैं जिस गांव से आता हूं, आपको ताज्जुब होगा, उन छोटे गांवों का गेर नृत्य पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। सिलोर का गेर नृत्य, कनाना का गेर नृत्य, जसोल का गेर नृत्य, आपके का इधर कोटड़ी का गेर नृत्य। और मुझे खुशी तब होती है जब राजस्थान रोडवेज की वॉल्वो बसों पर जो फोटो लगे हुए हैं उसमें भी मेरे गांव के, मेरे विधानसभा के लोगों के फोटो लगे हुए हैं। उन सब लोगों को जो सामान्य परिवारों से आते हैं, किसान हैं, वो जो हमारी संस्कृति को जिंदा रखे हुए हैं। मेरा ये भी प्रयास है, सरकार की केंद्र की एक योजना चलती है, उस योजना में जोड़ करके उनको भी एक रोजगार मिल सकता है और हमारी संस्कृति का उत्थान भी इससे हो सकता है। तीसरा बड़ा मुद्दा है खेल। मैं आपको बताता हूं, मैं वो सौभाग्यशाली इंसान हूं, मैं जिस गांव से आता हूं उस गांव का एक युवा, हमारा एक भाई दिलीप वैष्णव, उसने पूरी दुनिया के अंदर वॉलीबॉल का जो इंटरनेशनल गेम हुआ उसमें भारत का नेतृत्व किया, पूरे देश का नेतृत्व किया, राजस्थान नहीं पूरे भारत का नेतृत्व किया। मेरे गांव की, आसपास की गांव की बहिनें वॉलीबॉल में स्टेट पर खेलती हैं, लेकिन उन प्रतिभाओं को एक मौका नहीं मिलता आगे जाने का। मेरा एक ये भी प्रयास है, ऐसी प्रतिभाएं गांवों से चुन करके उनको निकालना, उनके लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार करना, उनको रोजगार से भी जोड़ना और उनकी आजीविका के साथ साथ उनको मान सम्मान मिले और जिस खेल में उनका इंटरेस्ट है उस खेल में वो आगे बढ़े। ये भी एक बड़ा विजन लेकर के मैं इस क्षेत्र में काम कर रहा हूं। आपने अपना कीमती समय दिया, आपके बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे अच्छा लगा आपके चैनल के साथ में बातचीत करके, और मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं, मीडिया लोकतंत्र का चौथा आधार स्तंभ है। हम मिलकर के क्षेत्र के लिए काम करेंगे, आपका पूर्ण सहयोग हमको मिलता रहेगा। पुनः आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।